हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल सिंपल सीटेट। यहाँ पर हम सीटेट के विषयों को या टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल वे में और आसान तरीके से समझते हैं। तो जैसे कि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोजी ये विषय अभी शुरू है, यानी कि अंग्रेज़ी भाषा और शिक्षा शास्त्र। इसके पहले वाले वीडियो में, इन द प्रीवियस वीडियो, हमने लर्निंग और एक्विजिशन की बात कर रखी है और आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। इसके टाइप्स देखेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, और साथ साथ आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए वो भी देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आज के टॉपिक यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग और टाइप्स ऑफ लर्निंग को आप देखते हो और थोड़ा सा एक्विजिशन और लर्निंग भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो 5 से लेकर के 7-8 नंबर्स सीटेट में क्वेश्चंस इस पर पूछे जाता है, यानी 5 से 7-8 नंबर्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लर्निंग और एक्विजिशन का। यहाँ पर फास्ट रिवीजन मैं आपको करा देता हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे आपको आसानी हो। तो लर्निंग होता है फॉर्मल वे में अंडरस्टैंडिंग या समझना, इफर्ट लगा करके कॉन्शियसली किसी चीज़ को सीखना, उसे हम लर्निंग कहते हैं, राइट। जैसे एक टीचर क्लासरूम में पढ़ाता है, अध्यापन करता है, वो लर्निंग की बेस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरह से एक्विजिशन क्या होता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में इफ़र्ट लगाना नहीं पड़ता है, अनकॉन्शियसली जब बच्चा कुछ सीखता है। जैसे अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में लैंग्वेज एक्विजिशन वो करता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के थ्रू, जिसे नोम चोम्स्की, जो कि अमेरिकन लिंग्विस्ट है, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है, उन्होंने कहा है कि अर्ली चाइल्डहुड में यानी पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा लैंग्वेज को बहुत फास्ट एक्वायर करता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। आप चाहे तो डिटेल में अगर देखना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार हम देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, राइट। तो अधिगम ये एक प्रोसेस है, हमने लास्ट वीडियो में इस पर बात की थी कि एक प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता है, जीवन पर्यंत चलता है, वोम टू टोम जाता है, बर्थ से लेकर के डेथ तक, जन्म से मृत्यु तक चलता है। इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसके 3 टाइप्स होते हैं या 3 प्रकार इसके माने जाते हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो होती है मोटर लर्निंग, यानी कि क्रियात्मक अधिगम आप इसे कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि जो बालक है या जो बच्चा है वो अलग अलग क्रियाएं करना सीखता है, क्रियात्मक अधिगम, राइट, यानी कि मोटर लर्निंग। जैसे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ है, चलना उठना बैठना, ये सारी चीज़ें करता है। लेकिन अगर अब एक बच्चे को अगर हम देखते हैं तो वो इन्फेंसी के दौर में क्या क्या एक्शंस कर सकता है, तो वो क्रॉलिंग करता है, राइट, फिर धीरे से वो वॉकिंग की तरफ आगे बढ़ता है। तो ये मूवमेंट सारी होती है जिसे हम मोटर लर्निंग में कहते हैं। इसी तरह से इससे रिलेटेड एक चीज़ आपको बता दूंगा कि हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है यानी फॉर्मल वे में जो एजुकेशन सिस्टम है, तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन यानी कि एनपी इस चीज़ पर फोकस देता है कि हमने लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके हमें सीखना चाहिए। इस चीज़ पर ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें होती है जो कि मोटर लर्निंग से या क्रियात्मक अधिगम से जुड़ी हुई है। पहली स्टेज कंप्लीट करने के बाद में आपका जो चाइल्ड है या जो बालक है वो दूसरी स्टेज में जाता है जिसे हम कहते हैं वर्बल लर्निंग, यानी कि मौखिक अधिगम। मौखिक अधिगम। अब वर्बल लर्निंग या मौखिक अधिगम में क्या होता है कि वो बोलना सीख रहा है। पहले वो कूइंग करता है, कूकता है, फिर उसके बाद वो बैबलिंग करता है यानी बलबलाता है, यानी सिंगल सिलेबल वर्ड्स का वो वहाँ पर उपयोग करता है। फिर उसके बाद में उसके पास में धीरे धीरे वोकैबुलरी जमा होना शुरू होती है, राइट। उसके पास पहले 1-2 वर्ड्स होते हैं, फिर जब वो 6th ईयर ऑफ एज तक पहुँचता है तो उसके पास में एटलीस्ट 2100 या 2075 या 72, थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास वर्ड्स, अच्छी खासी वोकैबुलरी उसके पास में होती है। तो वर्बल लर्निंग में क्या होता है कि लेटर्स है, उनकी साउंड्स है, फिर उनसे बनने वाले वर्ड्स है, फिर वर्ड्स से आगे चल के जो है सेंटेंसेस बनते हैं। ये सारी चीज़ें मौखिक अधिगम में यानी कि वर्बल लर्निंग में देखी जाती है। यानी कि एक बोलने वाला होता है जिसे हम स्पीकर कहेंगे, वक्ता कहेंगे, एक सुनने वाला होता है जिसे हम लिसनर कहेंगे, जो कि रिसीवर होता है, राइट। तो ये वर्बल लर्निंग से जुड़ी हुई चीज़ें थी। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, तो क्योंकि ये इसी टॉपिक से जुड़ी हुई चीज़ है तो यहीं पर इसको हम क्लियर कर लेते हैं।
देखिए लेटर्स होते हैं, लेटर्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं, शब्द बनते हैं जो कि मीनिंगफुल शब्द होते हैं, और मीनिंगफुल शब्दों को मिला करके हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, वाक्य बनते हैं। और वाक्यों का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह इंग्लिश में एक वाक्यों का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, हिंदी लैंग्वेज में अपना एक अलग स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो जब हम वाक्यों के स्ट्रक्चर को समझते हैं या उनकी संरचना को, वाक्य की संरचना को समझते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो उसे हम सिंटैक्स कहते हैं, राइट। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ, इस तरह से। तो उसे हम कहते हैं सिंटैक्स, यानी वाक्य विन्यास या वाक्य रचना, वाक्य संरचना हम इसे कह सकते हैं। तो हमने मोटर लर्निंग देख लिया है, उसके बाद में वर्बल लर्निंग, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जिसे आप वैचारिक अधिगम कह सकते हो। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग या धारणात्मक अधिगम ज़्यादा बेटर है। धारणात्मक अधिगम में क्या होता है कि इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग की बहुत उच्च स्तर है। ये लर्निंग का जो स्तर है बहुत उच्च है, सबसे हाईयर लेवल ऑफ लर्निंग है। ये पहली स्टेज है, ये दूसरी और ये थर्ड स्टेज है। यहाँ पर जो बच्चा है वो अलग अलग धारणाओं को समझता तो है, साथ साथ में उसका जो मस्तिष्क है या उसका जो कॉग्निशन है, उसका जो ब्रेन है वो डेवलप होता है, और वो हाईयर मेंटल कैपेसिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ को समझता है। जैसे थिंकिंग है, सोच विचार करना है, रीजनिंग है, तर्क लगाना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इस तरह की चीज़ों को वो इस स्टेज में यानी कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में समझने लगता है। तो ये अधिगम के कुछ बेसिक टाइप्स है, टाइप्स ऑफ लर्निंग है, जिसे हमने यहाँ पर पढ़ा है। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग पर हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। हमने टाइप्स ऑफ लर्निंग को यहाँ पर समझ लिया है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। ऐसे कौन कौन से कारक है या ऐसे कौन कौन से तत्व होते हैं जो कि लर्निंग पर इम्पैक्ट डालते हैं या लर्निंग को अफेक्टेड कर देते हैं। तो देखिए ये जो कारक होते हैं ये तीन चीज़ों से, तीन विषयों से जुड़े होते हैं। सबसे पहला होता है लर्नर, यानी कि शिक्षार्थी या विद्यार्थी, छात्र या बालक आप इसे कह सकते हो। दूसरा होता है आपका टीचर, अध्यापक या शिक्षक जो कि पढ़ाने वाला है। और उसके बाद में इन दोनों के बीच में यानी लर्नर और टीचर के बीच में जो इन्वायरमेंट होता है वो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो लर्नर, टीचर, इन्वायरमेंट, राइट। तो इनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लर्निंग को अफेक्ट करती है। जैसे लर्नर से जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहली चीज़ होती है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा। तो अगर एक लर्नर मोटिवेटेड होता है तो वो बेटर वे में चीज़ों को समझ सकता है और सीख सकता है, राइट। और मोटिवेशन के बारे में तो ये कहा जाता है कि मोटिवेशन इज़ द प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग, यानी प्री कंडीशन है, वो पहली शर्त है। अगर एक बच्चा मोटिवेटेड होता है तो वो बेहतर ढंग से सीख सकता है, राइट। तो ये होता है सबसे पहला फैक्टर जो कि लर्नर से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद में लर्नर के पास में प्रीवियस नॉलेज कितना है, उसकी कैपेबिलिटीज़ कितनी है, उसका इंटरेस्ट क्या क्या है, उसकी रुचि किस चीज़ में है, उसकी जनरल हेल्थ कैसी है, ये सारी चीज़ें भी डिटरमाइन करती है जो कि लर्निंग से जुड़ी हुई है। तो ये अफेक्ट करती है लर्निंग को, राइट। जैसे अगर एक एक चीज़ के हम एग्जाम्पल देख कर के ईजी समझ सकते हैं, ईजीली इसे समझ सकते हैं। जैसे एक लर्नर जो है अनफिट है या उसकी तबीयत ख़राब है तो वो लर्निंग बेटर तरीके से नहीं कर सकता है। अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो उसको मज़ा नहीं आएगा। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है उन सब्जेक्ट्स में जो आप पढ़ा रहे हो तो भी उसे जो है मज़ा नहीं आता है। फिर इसी तरह से उसका डोमेस्टिक इन्वायरमेंट जो है, उसका घरेलू वातावरण कैसा है, अगर घर पर झगड़ा हुआ है और उसी परिवेश से निकल करके वो स्कूल आ गया है तो उस टाइम पर भी जो है लर्निंग अफेक्ट होती है। ये पहली चीज़ है लर्निंग जो जिनसे अफेक्ट होती है, जो कि लर्नर से जुड़े हुए कुछ कारक थे, कुछ फैक्टर्स थे। तो अब हम देखते हैं जो फैक्टर्स टीचर से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। फैक्टर्स रिलेटेड विद टीचर, तो टीचर का कमांड कितना है उस सब्जेक्ट पर या उस विषय पर, उसका कमांड कितना है या फिर उसकी प्रिपरेशन कितनी है, राइट। और टीचर का स्टूडेंट्स के साथ में कनेक्शन किस तरह है, यानी वो कम्युनिकेशन उनके साथ में या वार्तालाप उनसे किस तरह से करता है, उनको ज़्यादा पनिशमेंट करता है क्या, पनिश करता है क्या, या फिर वो जो भी अप्रोचेस मैगजीम्स का यूज़ कर रहा
रहा है, वेज ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज जिसे हम कहते हैं, यानी नॉलेज प्रदान करने के तरीके कौन से उसके पास में, अप्रोचेस, मेथड्स या मैगजीम्स जिनका वो प्रयोग कर रहा है, तो वो चाइल्ड सेंटर्ड है या टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस है, यानी कि अपने आप को वो ज़्यादा वहाँ पर महत्व दे रहा है या बच्चों को ज़्यादा महत्व देता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर हो जाता है। CCE यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षण में इसी चीज़ पर फोकस किया गया है कि आपको बच्चे को ध्यान में रखना है। और मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी टिप्स भी देना चाहूँगा कि जब आप सीटेट का पेपर दे रहे हो तो आपको इस बात को अपने दिमाग में रखना है, बिठा लेना है, पक्का कर लेना है कि बच्चे को सेंटर में रख करके चलना है। बाल केंद्रित शिक्षण है, जिस ऑप्शन में भी बच्चे को पर फोकस दिया जा रहा है, उसको अपॉर्चुनिटीज दिए जा रहे हैं, उसको अवसर दिए जा रहे हैं, बच्चा एक्टिविटीज कर रहा है, बच्चा नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद में होता है इन्वायरमेंट, तीसरा फैक्टर जो कि लर्निंग को अफेक्ट करता है। तो अगर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पर जो है रोशनी का, हवा का जो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, या TLM हम कहते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आपको इतना याद रखना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसका आप टीचिंग लर्निंग में, अध्ययन अध्यापन में यूज़ करते हो। तो वो कैसे है, वो बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग, विषय वस्तु के अकॉर्डिंग, जो विषय जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसके आधार पर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद में रिसोर्सेज कौन कौन से, टीचिंग एड्स कौन कौन से आप यूज़ करते हो, ऑडियो विजुअल एड्स हो जाते हैं आपके, ऑडियो एड्स है, विजुअल एड्स है, ऑडियो विजुअल एड्स है, इंटरनेट का प्रयोग है। ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर वे में नहीं होती है या इनका जो है वहाँ पे अभाव है, डेफिशिएंसी है, तो भी आपकी लर्निंग पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने सबसे पहले टाइप्स ऑफ लर्निंग देखा है, मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, यानी कि क्रियात्मक अधिगम, मौखिक अधिगम और उदाहरणात्मक अधिगम। फिर उसके बाद में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग देखा है, यानी ऐसे कौन से कारक या ऐसे तत्व है जो कि अधिगम को प्रभावित करते हैं, जिनमें हमने सबसे पहले लर्नर से जुड़े हुए फैक्टर्स देखे, फिर टीचर से जुड़े हुए और फिर एनवायरनमेंट से जुड़े हुए फैक्टर्स देखे। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ गए हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन लर्निंग एंड एक्विजिशन। तो लर्निंग और एक्विजिशन पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। आई एश्योर यू कि अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो, अच्छी तरह से सीख करके, समझ करके कर लेते हो, तो यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको सीटेट में बहुत हेल्प करेंगे। 5 से 8 नंबर दिला सकते हैं आपको। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग, यानी लर्निंग के लिए सबसे पहली शर्त क्या है, बहुत ज़रूरी पूर्व आवश्यकता क्या है। तो प्लेग्राउंड यानी कि खेल का मैदान, या यूनिफॉर्म एंड अदर मटेरियल्स, या तो फिर वर्दी या यूनिफॉर्म और दूसरी सामग्री, या मोटिवेशन, प्रेरणा, या तो फिर टैलेंट, प्रतिभा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बात की है कि प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग है, मैंने यहाँ पर आपको जब फास्ट रिवीजन करवाया था उसमें भी हमने इस पर चर्चा की है, और अगर आप चाहे तो लास्ट वीडियो भी देख सकते हो, तो वहाँ पर भी हमने इस पर बात कर रखी है कि प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग होता है मोटिवेशन। और मोटिवेशन को तो नेशनल हाईवे ऑफ लर्निंग भी कहा गया है BF स्किनर के द्वारा, राइट। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद में what is it called when a child is applying efforts consciously to gain knowledge, यानी बच्चा नॉलेज को प्राप्त करने के लिए कॉन्शियसली एफर्ट कर रहा है, यानी कि बिल्कुल होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक वो कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो एक्विजिशन तो नहीं कहेंगे, मतलब अर्जन या अधिग्रहण, क्योंकि जब वो एफर्ट नहीं लगाता है, नेचुरली कोई चीज़ इन्वायरमेंट से सीख लेता है, भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज को, नेटिव लैंग्वेज को, मातृभाषा को, मदर टंग को, ये सारी एक ही चीज़ है। तो फर्स्ट लैंग्वेज को जब वो एक्वायर करता है तो उसे हम एक्विजिशन कहते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है। फिर उसके बाद गेनिंग है, प्राप्त करना है, या फिर लर्निंग है, अधिगम है ना, उसका ट्रांसलेशन सीख रहा हूँ हो गया है गूगल के द्वारा, तो उसे आपको अधिगम समझना है। फिर एप्लीकेशन है, आवेदन है, या उसका यूज़, यहाँ पर एप्लीकेशन का हम यूज़ के तौर पर, इस्तेमाल के तौर पर, उसको उपयोगिता के तौर पर उसको हम लेंगे, राइट। तो जब एक बच्चा एफर्ट लगा करके कुछ सीख रहा है तो उसे हम कहते हैं लर्निंग। बहुत ही सिंपल जो है ये क्वेश्चन है। उसके बाद है विच इज़ द बेस्ट पीरियड टू एक्वायर फर्स्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिकली, यानी कि वो कौन सा पीरियड होता है। देखिए नोम चॉम्स्की ने भी इसकी बात कर रखी है, हमने यहाँ पर उसको डिस्कशन किया था कि कौन सा ऐसा पीरियड है जिसमें बच्चा लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली सीख रहा है और बहुत फास्ट लैंग्वेज को वो एक्वायर
करता है, तो वो पीरियड आपका हो जाता है अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था। तो इन्फेंसी को हम कहते हैं, वहाँ पर बचपन लिखा हुआ है, तो वो शैशव काल है, यानी कि एक बच्चा जो है 0 to 2 ईयर्स का जो पीरियड है उसे इन्फेंसी कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड यानी पूर्व बचपन या बाल्यावस्था, उसके बाद में लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था, और फिर एडोलेसेंस होता है किशोर अवस्था, राइट। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का जो पीरियड होता है उसे किशोर अवस्था कहते हैं। आपको ये चीज़ भी काम में आ सकती है। उसके बाद में, तो हाउ विल यू इंट्रोड्यूस इंग्लिश एट एलिमेंट्री लेवल, आप प्राथमिक सतह पर या प्राथमिक स्तर पर किस तरह से बच्चों को इंग्लिश से इंट्रोड्यूस करेंगे, तो बाय शोविंग इंग्लिश वीडियोज़ ओनली, सिर्फ इंग्लिश वीडियो बता करके। तो यहाँ पर ओनली है, केवल है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। कभी भी एक्सट्रीमिज़म या एक्सट्रीम कोट्स जो होते हैं वो रॉन्ग होते हैं। आपको सीटेट के ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो आपको ये चीज़ भी समझना चाहिए। बाय रीडिंग अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़ करके इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगेन एंड अगेन ये भी एक एक्सट्रीम कोट है। यहाँ पर बच्चे बोर हो सकते हैं, क्योंकि अगेन एंड अगेन अगर आप कोई भी बात बच्चों के साथ में करते हो तो वो वहाँ पर बोर हो सकते हैं। फिर विद द हेल्प ऑफ मदर टंग ऑफ द चाइल्ड, या फिर बच्चे की मदर टंग या मातृभाषा का यूज़ करके उसके हम इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये सही हो जाता है। फिर उसके बाद में, इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश विदाउट मदर टंग, तो मदर टंग के बिना इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करना बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो चौथा जो ऑप्शन है तो उसमें नकारात्मक चीज़ बताई गई है, यानी कि नेगेटिव। तो आपको सीटेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो बड़ा पॉजिटिव आपको रहना चाहिए और पॉजिटिव अप्रोच के साथ में चलना है। ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें पॉजिटिविटी है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है, अवसर प्राप्त हो रहे हैं, ऐसी चीज़ों को सिलेक्ट करना है। तो चौथा ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मदर टंग ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे की मातृभाषा का वहाँ पर उपयोग करके इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि वो आज तक उसने इंग्लिश कभी कहीं पर सुना नहीं है, राइट। तो इस तरह से अब मातृभाषा उसने ऑलरेडी एक्वायर कर रखा है, एक्विजिशन उसका हुआ है, तो हमको उसी का यूज़ वहाँ पर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड, जिसके बारे में नोम चोम्स्की ने बात की है, नोम चोम्स्की ने इसे इंट्रोड्यूस किया है, राइट। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ए मशीनरी टू लर्न ए लैंग्वेज, एक मशीन है जिससे हम भाषा सीख सकते हैं, या कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम फॉर लर्निंग यूनिवर्सल ग्रामर, या यूनिवर्सल सार्वभौमिक ग्रामर को सीखने के लिए, व्याकरण को सीखने के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है, या फिर वोकैबुलरी बिल्डर है, या फिर वो शब्दावली बिल्डर है, वोकैबुलरी बिल्ड करने वाला है, शब्द भंडार बिल्ड करने वाला है, या फिर ए हाइपोथेटिकल डिवाइस बिल्ट इनटू द ब्रेन टू एक्वायर लैंग्वेज, या फिर लैंग्वेज को भाषा को एक्वायर करने के लिए एक हाइपोथेटिकल डिवाइस है, यानी एक काल्पनिक उपकरण जिसे हम कह सकते हैं, जो कि रियलिटी में हमारे ब्रेन में नहीं है, हम निकाल करके कट करके उसे देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, लेकिन वो हाइपोथेटिकल एक डिवाइस होता है। तो उसके द्वारा लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में लैंग्वेज को उसी डिवाइस के द्वारा ब्रेन में जो कि हाइपोथेटिकली फिट होता है वहाँ से वो एक्वायर करता है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, यानी कि आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने ये भी बात की थी स्टार्टिंग में। नोम चोम्स्की अमेरिकन लिंग्विस्ट है, जो उन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग ए लैंग्वेज इज डैश डैश प्रोसेस। तो लैंग्वेज लर्निंग एक प्रोसेस है, हमें ये तो पता है, लेकिन वो कैसी प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी क्रमिक प्रक्रिया, यानी स्टेजेस में आप सीखते हो, धीरे धीरे आप उसे सीखते हो, या लास्ट प्रोसेस है, अंतिम प्रक्रिया, मतलब इसके बाद कोई प्रोसेस होने वाली नहीं है, या फिर इंस्टेंट प्रोसेस है, त्वरित प्रक्रिया, बहुत फास्ट आप लैंग्वेज को सीख लेते हो, ऐसा है क्या। यहाँ पर देखिए अर्ली चाइल्डहुड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आपको ये याद रखना चाहिए कि अर्ली चाइल्डहुड की पूर्व बाल्यावस्था की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। और चौथा है ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, यानी सभी चीज़ें उसमें शामिल है, ऐसी प्रोसेस है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है ग्रेजुअल प्रोसेस है, क्रमिक प्रक्रिया है। एक बच्चा जो इंटीग्रेटेड वे में स्टेज वाइज ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है इसे सीखता है। रातों रात कोई ऐसी गोली, कोई ऐसी दवा, टैबलेट, मेडिसिन नहीं है जिसे हम पी करके लैंग्वेज को फ़ौरन सीख जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रेट डिटरेंट टू लर्निंग इंग्लिश, यानी अंग्रेजी सीखने में सबसे बड़ी बाधा या सबसे बड़ी रुकावट क्या है। तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लिसन इंग्लिश आउटसाइड क्लासरूम, क्लासरूम के बाहर इंग्लिश सुनने के हमको चांसेस या अवसर प्राप्त नहीं होते, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। यही डिटरेंट है जो इंग्लिश सीखने में रुकावट बनता है। और इसीलिए जो है हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, इसी चीज़ पर फोकस कर रहा है कि बच्चों को जो है क्लासरूम में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो वो
उनको बाहर के इन्वायरमेंट के साथ में कनेक्ट करके उनको बताया जाए, ताकि उनका सीखना जो है आसान हो जाए, और जो कुछ भी वो सीख रहे तो उसे वो फील कर सके और उनको वो रियल लगे कि यार ये चीज़ें जो यहाँ पर पढ़ाई जाती है तो ये मेरे जीवन से जुड़ी हुई है, राइट। तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। तो ये तो बड़ी नकारात्मक, फिर से नेगेटिविटी की बात हो गई है, बड़ा नकारात्मक ही ऑप्शन है कि इंग्लिश बड़ी जो है मुश्किल है, बड़ी डिफ़िकल्ट है, कठिन है। तो ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद फोनीम्स आर डिफ़िकल्ट टू लर्न, या जो फोनीम्स जो होते हैं, देखिए हम फोनीम पर भी नेक्स्ट कोई वीडियो में बात करेंगे, मॉर्फिन है, फोनीम है, डिप्थोंग्स है, राइट। ये कौन क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे, तो वो डिफ़िकल्ट नहीं होते लर्न करने में। उसके बाद इंग्लिश एज ए वास्ट वोकैबुलरी, इंग्लिश का बहुत बड़ा जो है शब्द भंडार है, तो ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाता है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लिसन इंग्लिश आउटसाइड क्लासरूम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरह से व्हाट इज़ ग्रेट डिटरेंट टू लर्निंग इंग्लिश, तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लिसन इंग्लिश आउटसाइड क्लासरूम, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज एक्विजिशन कैन बी ऑटोमेटिकली अटेन्ड, दिस स्टेटमेंट इज फेवर्ड बाय, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन ऑटोमेटिकली हो सकता है, भाषा का अर्जन या उसे हम अर्जित ऑटोमेटिकली कर सकते हैं या स्वतः हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये कथन किसके पक्ष में है, तो ये कॉग्निटिविस्ट्स जो है उन्होंने कहा है, यानी कि जो संज्ञानात्मक विज्ञान के संज्ञानात्मक डेवलपमेंट की बात करते हैं उन लिंग्विस्ट और उन साइकोलॉजिस्ट्स का ऐसा कहना है, या बिहेवियरिस्ट जो है, व्यवहारवादी जो है, उन्होंने कहा है, या बोथ 1 और 2, या दोनों ने ऐसा कहा है, या नन ऑफ द अबव, या किसी ने ऐसा नहीं कहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि कॉग्निटिविस्ट जो है उसमें सबसे पहला नाम आता है पियाजे का, फिर ब्रूनर का भी इसमें नाम आता है, राइट, और वाइगोत्स्की का भी नाम इसके अंदर आता है। क्या क्या है मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि कॉग्निटिविस्ट में सबसे पहले पियाजे जो है, तो पियाजे ने ये कहा है कि बच्चे का जो कॉग्निशन है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो एक्सरसाइज के द्वारा खुद से करके वो अपने आप से नॉलेज को स्ट्रक्चर, नॉलेज को बिल्डअप कर सकता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा, यानी कि वो कॉग्निटिविस्ट है। उसके बाद में ब्रूनर है, ब्रूनर ने क्या कहा है कि जो मोरल डेवलपमेंट है बच्चे का, तो वो भी जो है कॉग्निशन का तो हिस्सा है, लेकिन वो अगर हम वाइगोत्स्की की यहाँ पर बात करें तो उन्होंने कहा है कि सोशल इंटरेक्शन और सोशल एक्सपीरियंसेस के द्वारा के माध्यम से बच्चे का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, राइट। तो इस तरह से ब्रूनर है और वाइगोत्स्की है और उसके बाद पियाजे है, ये सब कॉग्निटिविस्ट है, उनके नाम मैंने आपको बता दिया हूँ। तो लैंग्वेज एक्विजिशन ऑटोमेटिकली अटेन किया जा सकता है। तो ऐसा कॉग्निटिविस्ट यानी कि पहला ऑप्शन जो है संज्ञानात्मक विज्ञानी ऐसा मानते हैं, जिनके नाम मैंने आपको बता दिया हो। उसके बाद लैंग्वेज एक्विजिशन ओनली अकर्स व्हेन, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन उसी वक्त होता है जब द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, जब उसे ग्रामर के व्याकरण के रूल्स बता दिए जाए, या चाइल्ड इज गिवन ए रिवार्ड, या फिर उसे कोई इनाम दिया जाए, या चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, या बच्चे के पास में लैंग्वेज को यूज़ करने का, एक उसका प्रयोग करने का, बोलने का, सुनने का अलग अलग चांसेस उसके पास में हो, जो एक्सपोजर हो, या फिर द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, या तो फिर वो अपने तरफ से कॉन्शियसली ध्यानपूर्वक जो है पूरा ध्यान लगा करके नहीं, बल्कि विदाउट कॉन्शियस और विदाउट इफर्ट, सिस्टमेटिक इफर्ट्स के बिना अगर वो लैंग्वेज को सीख रहा है तो एक्विजिशन कर सकता है। तो बहुत इजी है, चौथा ऑप्शन है, इसमें एक्विजिशन की बात हो रही है। लैंग्वेज एक्विजिशन पर हमने बहुत ऑलरेडी बात कर रखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है MTI यानी कि मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय, यानी मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस होता है, देखिए अलग अलग मदर टंग अलग अलग बच्चों की होती है, बहुत सारी भाषाएं हमारे यहाँ पर बोली जाती है और जो बच्चे हमारी क्लासेस में आते हैं, हमारी क्लासरूम में होते हैं, तो बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड के होते हैं, राइट। तो उनकी अलग अलग मदर टंग होती है, जिसका इन्फ्लुएंस उनकी इंग्लिश लर्निंग पर भी पड़ता है। तो उसको हमें किस तरह से कम कर सकते हैं, हमें उसे कम करना है, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, या हम जो है बार बार जो है अधिक प्रयोग करेंगे मदर टंग का या मातृभाषा का, या फिर गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम मदर टंग, या तो फिर हम मदर टंग से या मातृभाषा से ही उन्हें उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे, या गिविंग लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, या जो टारगेट लैंग्वेज यानी कि जो इंग्लिश है, जिसे हम टारगेट लैंग्वेज भी कहते हैं, राइट। तो लक्ष्य भाषा हम उसे कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य है सिखाना, उसे हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। तो गिविंग ए लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, या टारगेट लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर उनको देंगे, बहुत यूज़ या प्रयोग करने का उनको हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, या गिविंग इनपुट्स इन द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेडेड मैनर, यानी कि टारगेट लैंग्वेज में धीरे धीरे ग्रेडेड मैनर में
यानी कि श्रेणीबद्ध तरीके से धीरे धीरे हम स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको टारगेट लैंग्वेज में यानी कि इंग्लिश में इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाता है कि हम ग्रेडेड मैनर में आराम से धीरे धीरे जो है इंग्लिश आके वो एकदम से डर ना जाए कि यार ये कहाँ से ये क्या आ गई है, क्या चल रहा है, मतलब एकदम एलियन उनको उतना फील हो, इसलिए यहाँ पर हम चौथे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लर्निंग इज अबाउट द हायर ऑर्डर ऑफ लर्निंग सच एज थिंकिंग। तो यानी हमने टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग है। सबसे पहले मोटर लर्निंग, क्रियात्मक अधिगम, फिर उसके बाद में वर्बल लर्निंग, मौखिक अधिगम, और फिर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग था, जिसमें हम थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह की चीज़ें, इमेजिनेशन, इस तरह की चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, जो कि ब्रेन से या कॉग्निशन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यानी कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो हमने पेवलोव की यहाँ पर बात हमको करना पड़ेगा। सबसे पहले समझ लिए पेवलोव जो है आईपी पेवलोव, तो ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक डॉग के ऊपर। डॉग जो है बहुत ही हंग्री था, उन्होंने उसको कुछ फूड बताया, फूड देखने के बाद में डॉग ने स्लाइवेट किया, उसके मुंह में पानी आ गया, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि फूड बताने से पहले बेल बजाइए, बेल बजती है, उसके बाद में उसको फूड दिया जाता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो कंडीशन हो जाता है डॉग और उसकी हैबिट फॉर्मेशन हो जाती है, और फिर सिर्फ बेल की आवाज़ सुनने के बाद में भी वो स्लाइवेट करने लगता है। तो यहाँ पर पेवलोव ने इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये यहाँ पर प्रूफ करने की कोशिश की थी कि कंडीशनिंग जो है इस तरह से बच्चों की भी की जा सकती है। और जो स्टिमुलस होता है, जैसे बेल यहाँ पर स्टिमुलस का या उद्दीपन का यहाँ पर या प्रोत्साहन देने का काम कर रहा था, तो इसी तरह बच्चों को भी प्रोत्साहन दे करके या प्रोत्साहित करके हमने टीचिंग को करना चाहिए। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी है। तो पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग का, ऑप्शन नंबर 1। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट टू लर्निंग एंड एक्विजिशन। लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा कथन सही नहीं है। एक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर नॉट हमसे पूछ रहे हैं, आपको ये चीज़ भी याद रखना चाहिए कि नॉट, क्योंकि अक्सर बच्चों को जो है जवाबात सही पता होते हैं, आंसर्स बिल्कुल पता होते हैं, बिल्कुल उनको पता होते हैं, उनकी स्टडी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके बाद भी वो नॉट नहीं देख पाते, और नॉट नहीं देखने की वजह से सही सिलेक्ट होने वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाता है। वैसे नकारात्मक यहाँ पर गुण आपको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बहुत ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें ध्यान से करना चाहिए। पहला ऑप्शन है एक्विजिशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, जो कि सही बात है, लेकिन हमसे वो नॉट ट्रू यानी फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है। उसके बाद लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, तो ये भी सही है। वोम टू टोम यानी जीवन पर्यंत लर्निंग चलता है। उसके बाद में लर्निंग रिजल्ट्स इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, तो लर्निंग की वजह से हमारे विषय के अंदर प्रोफिशिएंसी आती है, जिसके अंदर बेहतर या बेहतर होते चले जाता है वो। या तो फिर एक्विजिशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, या फिर अगर एक्विजिशन एक बच्चा करता है तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बेहतर होती है, उसमें मदद होती है, सहायता वहाँ पे प्रदान होती है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो यहाँ पर तीसरे और चौथे ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हो सकती है हमसे। तो चौथा ऑप्शन यानी कि एक्विजिशन हेल्प्स इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ की बात यहाँ पर की जा रही है। हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट या एक्विजिशन में इसे थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जब एक बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है तो वहाँ भाषाई विकास उसका हो रहा है, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ भी वो आगे बढ़ रहा होता है। तो इस तरह से हमारे आज के वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ लर्निंग देख ली है, और इसी तरह से फैक्टर्स देखे हैं जो कि लर्निंग को अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, और इसी तरह से हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।